जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। आशा ही केवल हम कर सकते हैं बिकॉज मस्त तो आप लोग को रहना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और इट्स कंपाउंड मतलब कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे थे, ठीक है। हाँ, बताया गया था कि कुछ हमें जरूरत होगा कि कुछ बातों को अलग से लेकर चलना, कुछ बातों को हम लोग लेकर चलेंगे। ऐसी बातें नहीं कि केवल बुक का ही लिखेंगे, कुछ बातों ऐसे होते हैं जो हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा कि एनसीईआरटी पे हमें फोकस देना है, समझ में आई बातें क्या। तो हम लोग का चैप्टर यही चल रहा था कि कार्बन और इट्स कंपाउंड, जिसमें आपको बहुत सारी बातों को बता दिया गया था। यहाँ तक कि आपको बता दिया गया था कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है और ये बातों को अच्छी तरह से बता दिया गया था। इसके बाद पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बन एक सर्वोत्मुखी प्राकृतिक होती है। भाई ये बातें आपको बताया गया था कि क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के जैसा कोई भी ऐसा परमाणु नहीं होता है जो कि इतना ज्यादा कंपाउंड्स का निर्माण करता है। और ये भी बताया गया था कि इतना ज्यादा मात्रा में कार्बन क्या करता है, कंपाउंड्स का निर्माण करता है, तो आखिर इसके पास कुछ तो गुण होगा ना। तो आपको बताया गया था कि कार्बन के पास इतना ज्यादा कंपाउंड बनाने, जैसे कि 30 से 50 लाख लगभग इतना ज्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है। तो इतना ज्यादा कंपाउंड का निर्माण करने के पीछे इसका दो मेन रीजन था, आपको बताया गया था। एक था क्या, इस चतुस्संयोजकता, मतलब कि इसके चार संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना तो यह अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है और ना ही ग्रहण करता है। तो आखिर यह करता क्या था, यह अपने इलेक्ट्रॉनों किसी के साथ साझेदारी करता था। साझेदारी मतलब क्या बताया गया था, कि लेन देन करना, कि अभी हमें जरूरत नहीं तो आप हमसे ले लीजिए, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो आपको भी इन फ्यूचर कभी देना पड़ेगा। समझ में आई होगी बातें। दूसरे को हम लोग क्या कहते थे, सेल्फ कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग कहते थे स्वयं संयोजन, तथा इसी का एक और नाम था कैटेनेशन, जिसे हम लोग कहते थे श्रृंखलन। ये कार्बन का श्रृंखलन बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता था, जिसमें क्या करता था कि कार्बन चेन के रूप में, यानी चेन यानी श्रृंखला के रूप में क्या करते जाता था, अपने साथ अन्य कार्बनों को जोड़ते जाता था और एक चेन का निर्माण करता था, जिसे हम लोग कहते थे श्रृंखलन, या तो कार्बन का श्रृंखला कहते थे। समझ में आई बात है। इस गुण को प्रदर्शित करता था कार्बन केवल। इसी कारण से कार्बन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, गुण होता है। इसके बाद बताया गया था कि सिलिकॉन भी इसके जैसा गुण प्रदर्शित करता है, बट क्या होती है कि यह इसके जैसा चेन न बना पाने के कारण यह अस्थायी होकर टूट जाता है। यह 7 से 8 लगभग बताए थे कुछ बनाता है, लेकिन कितना बनाता है, तो 7 से 8 बॉन्ड बना करके टूट जाता है। ऐसा लिखना सही नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कुछ और ज्यादा बना ले, इसी कारण कुछ ही बॉन्ड बना करके यह टूट जाता था, ठीक है। अब बताए थे कि अगले टॉपिक हमारा कौन सा आने वाला है। अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा सुनकर आपको अजीब लगेगा, बिकॉज यदि आप एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो इसका फिक्र बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज देखिए बात रहती है कि डायरेक्ट उसमें हम चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। भाई इसे भी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक किसका भाग है, कहाँ से आया, तब ना हम जा करके इस टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक में जाएंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आप यदि एनसीईआरटी देखते हैं तो प्रॉब्लम ना लीजिएगा, बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा। पढ़ने के बाद लास्ट में देखिएगा कि हमारा कौन कौन सा डाउट बचा है, कौन कौन सा हमारा टॉपिक पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कार्बनिक यौगिक। और ऐसा भी तो होता है ना भाई कि कार्बनिक यौगिक है तो मन में चलेगा अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चिंता न लीजिए, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं, आराम से एक एक करके आगे चलते चलेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, लिख करके लाए। अब किसी ने कहा था कि बीच में लाइन क्यों देते हैं, बिकॉज बीच में लाइन देने का कारण मेरे मेरे से ये है कि देखिए इतना लंबा बोर्ड है, तो इतना लंबा यहाँ से वहां तक लिखने और पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसी कारण से आधा आधा घेरावा दे देते हैं, ताकि इधर का आराम से इतना में लिख करके पढ़ सकते हैं, उधर का उधर मतलब लिख कर पढ़ सकते हैं। यदि एक ही है तो दोनों बगल से लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें तो क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर कार्बनिक यौगिक होते क्या है। अब यहाँ पर यौगिक आ रहा है, बताया था कि साइंस का टॉपिक जो होता है ना, टॉपिक में आप आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक मतलब कि कार्बन के साथ कोई भी यौगिक का निर्माण करेगा। समझ में आई बात है, नहीं चले देखिए। मान लिया जाए कार्बन के साथ और कोई जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 4 जुड़ा हुआ है, C2H5
ऐसा बताया गया था। OH इसको कहते हैं एल्कोहल, आपको पता होना चाहिए, बताया गया था। तो अब देखिए कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक में कार्बन आ रहा है क्या? अब यौगिक क्या होता है भाई? तो यौगिक बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए दो या दो से अधिक परमाणु है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु है तो यौगिक हो गया। तो कार्बन की यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमने कुछ लिखा नहीं है, बस वही जो होता है समझाने का प्रयास किया है कि कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। भाई कार्बन कंपाउंड बना रहा है तो कार्बन के साथ जो भी कंपाउंड के रूप में भागीदारी होगा तो एक यौगिक का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? कार्बन अकेला थोड़ा ना भाई बॉन्ड बनाएगा, किसी न किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो बनाकर एक यौगिक का निर्माण करेगा। क्योंकि आपको यौगिक का डेफिनेशन पता है, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह यौगिक कहलाता है। तो अब बातें समझ में आया होगा। कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? ज्यादातर कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद आगे क्या है? ज्यादातर कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। इसके अलावा अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। भाई हमने क्या बोला कि कार्बनिक यौगिक हम जान चुके हैं, कार्बन का बनाया हुआ यौगिक हो सकता है। लेकिन आगे पॉइंट क्या है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यदि कोई कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो वह कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगा, बताऊंगा, सब चिंता ना लीजिए। लेकिन आगे क्या बोला है? इसके अलावा अन्य परमाणु भी हो सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन सफिशिएंट होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं भाई, ऐसा क्या है? CH4, देखिए यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक हो गया। इसका नाम क्या होता है? नेमिंग तो पता होना चाहिए। नहीं, सबका नेमिंग बताएंगे। मीथेन, इसे कहते हैं मीथेन। मतलब कभी भी आप ऐसे पढ़े होंगे मीथेन मीथेन, ऐसा आया होगा चैप्टर में। दिखाऊं कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, तो हम लोग सब इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके बाद का टॉपिक आएगा इसी में, चिंता ना मीथेन हो गया C2H5OH, ये होता है एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, मीथेन, एल्कोहल, C2H6, इथेन, ऐसा ऐसा और भी हो सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन सफिशिएंट है, कार्बन और हाइड्रोजन सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन भी है और अन्य हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इसी में आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अलग से ऑक्सीजन आया कि नहीं आया? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ में आई बात है? लेकिन अब बातें रही कि भाई ऐसा ऐसा कंपाउंड हम देखेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तो उसे क्या कार्बनिक यौगिक कह देंगे? तो बिल्कुल भी सही है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। लेकिन मैं बताऊं, CO2 यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है क्या? भाई यह कहना होगा कि कार्बन के कंपाउंड को हम लोग यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बन के साथ और कंपाउंड मिलकर के, परमाणु मिलकर कंपाउंड का तो निर्माण किया है, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक है क्या? तो बिल्कुल यह बातें गलत है, यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसी कारण से यह कार्बनिक यौगिक नहीं हो। अब आगे इसके बारे में बताएंगे, चिंता न लीजिए। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा कि जब कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन के साथ अन्य परमाणु भी आएगा तो हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। या तो अन्य परमाणु नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वह भी क्या हो जाता है? कार्बनिक यौगिक हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, जिस कारण इनका गलनांक व क्वथनांक बिंदु क्या होता है? अब कम होता है। कम मतलब कि बहुत इसका माइनस में होता है। ऐसे देखिएगा इसका तो बहुत माइनस में होता है। गलनांक मतलब देखिए भाई, अब आपको बताया गया है, थोड़ा सा बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, आपको बताया गया था। ऐसे आपको पता होगा यहाँ पे CH4 का मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है क्या? और हाइड्रोजन कितना? 4, 1 2 3 4। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तब तो यह हीलियम के जैसा बन जाएगा ना। और कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी होता है और यह दे भी सकता है, क्योंकि यह किसके जैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा भी बनना चाहता है और नियोन के जैसा भी बनना चाहता है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। समझ में आई बात है? तो इसी प्रकार से यह इसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो अब यह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कभी देता नहीं और ना ही ग्रहण करता, बस इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। उसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंध। समझ में आई होगी बातें? अब सहसंयोजक आबंधन जो होता है, तो आपको बताया गया था पिछले, मतलब कि बहुत पहले, ऐसे आयनिक कंपाउंड आपको बता रहे थे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और सहसंयोजक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आपको बताया गया था कि आयनिक यौगिक होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जबकि सहसंयोजक के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे सहसंयोजक आबंधन का निर्माण कर रहा है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होगा, कम ही होगा ना, क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक बिंदु बहुत कम होता है। इसका नेमिंग क्या हो जाता है, इसे कहते हैं मीथेन, अभी तुरंत बताए थे मीथेन। और इसका क्या होता है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इन सभी का गलनांक और क्वथनांक बिंदु बहुत ही कम होता है। गलनांक और क्वथनांक बिंदु समझ में आता है कि द्रव अवस्था में बदलने के लिए कितना गलनांक चाहिए और उबलने के लिए कितना मतलब टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आपको पता है कि यह क्या होता है, मीथेन एक प्रकार का गैस होता है, यह द्रव अवस्था में रहता है। बताइए अगला पॉइंट, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होने के कारण यह प्राकृतिक में गैस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। भाई ये भी तुरंत बताया गया कि जब इसके बीच सहसंयोजक आबंध पाया जाता है तो क्या होगा, इनके बीच आकर्षण बल तो बहुत कम होगा, और आकर्षण बल कम होने के कारण यह प्राकृतिक में कैसे मिलते हैं, तो हमेशा गैस और द्रव के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊं, गैस के फॉर्म में आपको पता है CH4 हो जाएगा, द्रव के फॉर्म में क्या हो जाएगा, HCl का भी नाम सुने होंगे। HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इस अम्ल को भी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। अभी एक प्रकार कार्बनिक यौगिक है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो यह हमेशा द्रव और गैस अवस्था में रहता है। कभी सोचे कि ठोस अवस्था में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ठोस अवस्था में वही पदार्थ पाए जाते हैं जिनके बीच आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक कंपाउंड पाया, आयनिक आबंध पाया जाता है, जबकि इनके बीच तो सहसंयोजक आबंध है। यहाँ तक बातें क्लियर होगा। आगे, ज्यादातर कार्बनिक यौगिक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि यह आयन में नहीं टूट पाते। भाई देखो, अब यहाँ पे मैं बातें समझाऊं तो आयन क्या होता है आपको पता है, हमने बताया था, पीछे पढ़े होंगे तो याद होगा, NaCl मान लिया जाए। अब NaCl मतलब नमक होता है। अब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसी कारण से Na प्लस बनाता है और Cl माइनस होता है। इसे कहते हैं ऋणायन और इसे कहते हैं धनायन। धनायन मतलब प्लस आयन और यह क्या होता है, माइनस आयन। तो यह आयन में टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यह दे देता है। अब कैसे देता है भाई, ये सब तो जान चुके हैं कि बाहर के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह नियोन के जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दान देता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आर्गन के जैसा बन जाता है। समझ में आई होगी बातें? वही जब दान देता है तो प्लस आयन आ जाता है और ग्रहण करता है तो माइनस आयन आ जाता है। सब तो बातें आपको बहुत पहले जान चुके होंगे, क्लास 9 की बातें है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये होते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यह आयनों में नहीं टूट पाते। क्यों नहीं टूट पाते, क्योंकि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन को लेना देना है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। मैं एग्जांपल बताऊं, CH4 बताइए कार्बनिक यौगिक है, इसे आप कैसे तोड़िएगा बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तब ना 4 प्लस आ जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ना 4 माइनस आ जाएगा, लेकिन यह तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं देता है, तो कैसे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह आयनों में नहीं टूट पाते हैं। समझ में आई बात है? लेकिन भाई केमिस्ट्री है तो अपवाद तो याद रखना पड़ेगा। HCl एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो विद्युत का प्रवाह कराता है, क्योंकि इसके पास आयन आयन मौजूद होते हैं। लेकिन याद रखना है केवल एक ही ऐसा कार्बनिक यौगिक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है सब में से केवल एक HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है कि विद्युत का प्रवाह कराता है। विद्युत मतलब कि करंट पास होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास आयन मौजूद होते हैं। कैसे देखिएगा, H आपको पता है कि हाइड्रोजन एक प्रकार का अधातु है, लेकिन धातु के जैसा गुण व्यवहार दर्शाता है, आपको बताया गया था बहुत पहले ही, ऐसा बातें बताया गया है। नहीं सुने हैं तो दिखाओ जाकर पीछे का लेक्चर देखिए, वहां बताया गया होगा कि हाइड्रोजन
अधातु होता है लेकिन धातु के जैसा गुण दर्शाता है। H प्लस बनाता है, आप ऐसा कभी देखे होंगे, और Cl माइनस बनाता है। मतलब कि HCl है तो H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। कैसे? क्योंकि H यदि हाइड्रोजन यदि धातु के जैसा काम कर रहा है तो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक माइनस आ जाएगा। इसी कारण इसके बीच आयन मौजूद होते हैं, इसी कारण से यह क्या करता है, विद्युत का प्रवाह कराता है। बातें समझ में आया होगा। अगला, कार्बनिक यौगिक सभी सजीवों जैसे पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। देखिए हम भी जंतु हैं, अभी जंतु, पौधे भी हैं, जितने भी सजीव हैं ना सभी में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं और सभी जितने भी जीव हैं सभी कार्बनिक यौगिक से ही मिलकर बने। समझ में आई बात है, एक नॉर्मल सी बात है। कार्बनिक यौगिक को मानव के द्वारा लैबों में भी तैयार किया जाता है। जैसे कि आपको पता है यूरिया, यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसके द्वारा जो कि मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब यूरिया खाद का तो नाम सुनते होंगे ना, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2 का होल ट्वाइस, यह होता है इसका फॉर्मूला। तो यह एक प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक होता है। अब इसका निर्माण मानव ने किया है तो इसी कारण इसे बोला जा रहा है कि कोई ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा भी किया जा सकता है। कहाँ, तो लैब में किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, NH4Cl। भाई यहाँ पे अब हमको लगता नहीं कि अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बिकॉज अब ऐसा तो दिया हुआ था, हम देखे थे, बिकॉज यहाँ पे देखिए कार्बन तो है नहीं, क्लोरीन है, NH4 मतलब अमोनियम होता है, और यह में तो हाइड्रोजन आ रहा है लेकिन कार्बन नहीं आ रहा है। कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो बिकॉज हो सकता है यह गलत है, इसी कारण इस बातों को मिटा दे रहे, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा दिया हुआ था तो हमने सोचा कि लिख देते हैं ताकि हो सकता है बता दे कि बिकॉज ये होता नहीं है बट ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है, या नहीं है। लेकिन खाद के बारे में आप जानते होंगे, यूरिया एक प्रकार का मानव निर्मित क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। अगला लास्ट पॉइंट नहीं, इसके अलावा और भी पॉइंट है इसके, देखिएगा। अभी के लिए लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आगे चलेंगे। तो लगभग सभी कार्बनिक यौगिक बोल रहे हैं। लगभग सभी कार्बन यौगिक मतलब कार्बन के द्वारा बनाया गया लगभग सभी यौगिक जो होते हैं ना कार्बनिक यौगिक होते हैं। पर कुछ कार्बन यौगिक को कार्बनिक यौगिक में गिना नहीं जाता है। भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लगा क्या, क्या कि कार्बन के द्वारा बनाए गए जितने भी कंपाउंड होते हैं सभी को हम लोग मानते हैं कि कार्बनिक यौगिक है, लेकिन कार्बन के द्वारा कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक में नहीं गिनते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको पता होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसे कार्बनिक यौगिक नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि यह कार्बन तो है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी नहीं है। आपको पता होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता होगा CO3 इसे कहते हैं कार्बन ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आई बात है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड है इन्हें कार्बनिक यौगिक के रूप में नहीं गिनते बिकॉज इसके साथ हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। तो अभी यह कार्बनिक यौगिक खत्म नहीं हुआ, दो चार पॉइंट और बचा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं कि आखिर इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब जो आया था संतृप्त और असंतृप्त, इसी का पार्ट्स था, उसमें हम लोग पढ़े। समझ में आई बात है क्या? तो पहले आप यहाँ अच्छी तरह से यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, कुछ ही बात बच गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कि बोले थे कि 2 या 3 पॉइंट और बचा होगा, 3 या 4 बोले थे, 2 या 3 और, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। भी कभी तो सुने होंगे ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो अभी समझ में आएगा कि जब आप कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कीजिएगा तो उस अध्ययन को नाम दिया जाता है कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ में आई होगी बात है। जैसे कि आप पढ़े हैं कि
पीछे बहुत सारे ऐसे बातें पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन क्या होता है, कि ऐसा ऐसा विज्ञान का अध्ययन क्या होता है। नहीं तो आने वाले जैसे 11th क्लास में जाइएगा तो ऐसा ऐसा अध्ययन आपको बहुत सारा मिलेगा, जैसे सेल का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी, ऐसा ऐसा आप पढ़िएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या होता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान, और इंग्लिश में कहे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये बातें बताया गया है कि ये सब कंपाउंड जो आता है केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हम लोग केमिस्ट्री ही तो पढ़े हैं ना, 1 से 4 चैप्टर तक क्या था, केमिस्ट्री था, तभी तो केमिस्ट्री ही चल रहा है। अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या होता है भाई, तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है भाई। कार्बनिक यौगिक का तो जान लिए, लेकिन उसके अलावा और भी तो कंपाउंड्स है ना, तो और कंपाउंड्सों का अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिक को छुड़ा करके, तो उन यौगिक को क्या नाम दिया जाएगा, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ में आई होगी बात है। अगला, इसी कारण से कार्बनिक यौगिक बहुत ही ज्यादा मात्रा में, लगभग 5 मिलियन, और 5 मिलियन मतलब कि 1 मिलियन 10 लाख, 5 मिलियन 50 लाख से भी ज्यादा पाए जाते हैं। प्रतिदिन नए नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। भाई ये बातें सोचने वाली है कि आपको बताया गया था कि कार्बन के पास क्या होता है, कि इतना ज्यादा प्रबल होता है, प्रबल मतलब प्रबल बोलना सही नहीं होगा, मतलब यह अनोखा इतना होता है, ये सबसे ज्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है ना। इसी प्रकार से यह कितना करता था, 30 से 50 लाख से भी ज्यादा क्या करता है, कंपाउंड का निर्माण करता था। तो वही बात तो बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, कार्बन मौजूद होते हैं। इसी कारण से कार्बनिक यौगिकों में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख से भी ज्यादा पाए जाते हैं, और प्रतिदिन नए नए यौगिकों का निर्माण किया जाता है, प्रतिदिन नए नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। समझ में आई बात है। अब अगला पॉइंट क्या है, कार्बनिक यौगिकों का इतना पाया जाना मुख्य रूप से कार्बन के दो गुणों के कारण होता है। देखो, इतना ज्यादा मात्रा में कंपाउंड पाया जा रहा है, तो कौन सा गुण है, तो आपको बताया गया है कि कार्बन के पास मुख्य रूप से दो गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है टेट्रावैलेंट, जिसे हम लोग कहते हैं चतुस्संयोजक, और दूसरा होता है क्या, कि कैटेनेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब बातें रही कि भाई इसे फिर से पढ़ना है क्या, नहीं, इस बातों को हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, क्योंकि कार्बन का सर्वोत्मुखी प्राकृतिक में हमें इन दोनों बातों को ही देखना था, ठीक है। ये सब यहाँ नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये बताया गया है कि ये दो गुणों के कारण क्या होता है, कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। इतना ही पॉइंट है कार्बनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। अब आते हैं कार्बनिक यौगिक के प्रकार, जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, उधर का मतलब केमिस्ट्री है। समझ में आई बात है। पहला होता है हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में नहीं लिखे, इंग्लिश में लिखेंगे जब इसे पढ़ाएंगे तब। दूसरा होता है एल्कोहल, तीसरा होता है एल्डिहाइड, चौथा होता है कीटोन। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अभी, इत्यादि। इसके अलावा और भी होता है, लेकिन इतना भी जानना जरूरी नहीं। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल का AlCH, एल्कोहल। तीसरा AlDHYD, एल्डिहाइड। कीटोन, ये सब होता है। इसके अलावा भी और भी होता है। अभी तक अब आपका सोचना होगा कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक नहीं आया, तो अब बताएंगे कि जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना, तो इसका ही प्रकार होता है संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, तो वहां पे अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। और ये सब क्या है, तो ये सबको भी पढ़ेंगे, ये सब का निर्माण विधि भी देखेंगे। बहुत अच्छा होता है केमिस्ट्री में, इस सब का निर्माण करने के लिए सीखेंगे, अच्छी तरह से बनाने के लिए सीखेंगे, नामकरण करने के लिए सीखेंगे, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो चिंता ना लीजिए, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा। एक ही दिन में हम लोग पहाड़ नहीं तोड़ लेंगे, धीरे धीरे करके आगे चलेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को आज के लिए बहुत ही धन्यवाद।